आज के इस व्याख्यान में मैं आपको मध्यकाल के अंतर्गत सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत, उसमें जायसी का विरह वर्णन, इस विषय पर आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। सूफी काव्य परंपरा का ये प्रवर्तक काव्य जो पद्मावत है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़ा ही प्रसिद्ध माना गया है और इस काव्य के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी ने इसको मसनवी शैली में लिखा गया था। मसनवी शैली हिंदी साहित्य के इतिहास की वह शैली होती है जहाँ पर खून खराबा है, रक्त है, लड़ाई झगड़ा आदि का वर्णन जहाँ पर किया जाता है तो वो मसनवी शैली होती है। इस शैली के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत काव्य की रचना की थी। वैसे तो कहा जाता है और यह है भी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है और कहरनामा, इन 4-5 यानी कृतियों की रचना की थी। लेकिन इन कृतियों में पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की कीर्ति का आधार है। अब मैं विरह वर्णन यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर विरह वर्णन को देखा जाए तो विरह वर्णन एक तो जायसी का विरह वर्णन, जिसमें नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर के रूप में माना जाता है। और इससे आगे अगर विरह वर्णन देखें तो हमें मीराबाई का विरह वर्णन भी बहुत ही हिंदी साहित्य के इतिहास में इम्पोर्टेंट है। अब मैं जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसमें जायसी ने इस रचना में विरह वर्णन को किन किन रूपों में प्रस्तुति दी है। जैसे अगर पहले पंक्ति में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इस रचना में रतन सेन का विरह वर्णन, दूसरा बिंदु के रूप में अगर हम लें तो पद्मावती का विरह वर्णन, और तीसरा अगर हम देखें तो नागमती का विरह वर्णन। तो इन रूपों में, इन पात्रों में यानी विरह वर्णन हमें इस कथानक में अच्छी तरह से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा रतन सेन का विरह वर्णन, यानी पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी ने का एक प्रिय रचना है। इसमें यानी रतन सेन का विरह वर्णन उस समय शुरू होता है जब चित्तौड़गढ़ का एक बंजारा व्यापार करने के लिए सिंगल द्वीप में जाता है और जब सिंगल द्वीप में उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिलती है तो वह पद्मावती का पाला हुआ हीरामन तोता खरीद करके यानी राणा रतन सेन के सम्मुख वह लाता है। तो राणा रतन सेन के सम्मुख वह हीरामन तोता पद्मावती की सुंदरता का इतना सुंदर वर्णन करता है कि इस सुंदर वर्णन को सुनकर के चित्तौड़गढ़ का राणा रतन सेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए यानी असह्य वेदना और कष्ट झेलता है। और यहीं पर इस रचना में यानी रतन सेन का विरह वर्णन शुरू होता है। और जब राणा रतन सेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए एक 16,000 सैनिकों की सेना को सजाता है, सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन के साथ में युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद में जब वो पद्मावती को वहाँ से लाता है तो समुद्र में यानी राक्षस उनकी नाव को धक्का मारता है। तो इससे राणा रतन सेन की नाव अलग हो जाती है और पद्मावती की नाव अलग हो जाती है। तो इस प्रसंग में भी यानी राणा रतन सेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए उसके हृदय में वेदना और दुख की जो अनुभूति होती है वो वहाँ पर राणा रतन सेन के सम्मुख दूसरा विरह वर्णन प्रस्तुत होता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक काव्य रचना में राणा रतन सेन के समक्ष
पद्मावती को प्राप्त करने के लिए 2 बार विरह की उत्पत्ति होती है, तो वो दोनों ही विरह यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर इसी रचना में हम दूसरा प्रमुख पात्र पद्मावती को देखा जाए, तो पद्मावती का विरह वर्णन भी हिंदी साहित्य के इतिहास में पद्मावत में इस रूप में प्रस्तुत हुआ है। जैसे कि हीरामन तोता जब पद्मावती के सम्मुख राणा रतन सेन की सुंदरता को प्राप्त करता है, सुंदरता का वर्णन करता है, तो पद्मावती भी यानी राणा रतन सेन को प्राप्त करने के लिए दुखी होती है, उसको वेदना होती है। तो वो भी यानी राणा रतन सेन को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करती है कि भगवान शंकर, अगर मेरे को वर मिले तो राणा रतन सेन जैसा ही वर मिले। भगवान की कृपा से यानी राणा रतन सेन पद्मावती को वर तो मिल जाता है, लेकिन इसके बाद में जब 1303 में ऐतिहासिक घटना होती है, और ऐतिहासिक घटना के अनुसार चित्तौड़गढ़ के राणा रतन सेन को बादशाह अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की जेल में डाल देता है, तो उधर रानी पद्मावती विलाप करती है और दरबारियों से विनती करती है कि कोई ऐसा सरदार है जो मेरे प्रियतम को दिल्ली की जेल से छुड़वा करके लाए। तो ऐसे प्रसंगों में यानी रानी जो पद्मावती है, उसके चरित्र में यानी विरह देखने को हमें मिलता है। तो वहाँ पर रानी पद्मावती का विरह वर्णन भी 2 जगह पर हम देख सकते हैं। और काफ़ी संघर्ष के बाद में जब पद्मावती यानी राणा रतन सेन को छुड़ाने में सफल होती है, तो वहाँ पर यानी पद्मावती का विरह वर्णन इस रचना में प्रस्तुत हुआ है। अगर इसी कृति में पद्मावती में मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती का विरह वर्णन भी प्रस्तुत किया है, और कहते हैं कि नागमती का विरह वर्णन तो हिंदी साहित्य की एक बड़ी अमूल्य धरोहर है। अब वो किस रूप में है, क्यों है? तो नागमती का विरह वर्णन यानी उस समय प्रारंभ होता है जब राणा रतन सेन हीरामन तोते की बातों में आकर के पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंगल द्वीप में चला जाता है। तो वहाँ पर यानी नागमती अपने प्रिय पति को प्राप्त करने के लिए जो वेदना भोगती है, उसके जो दुख होता है, वहीं पर यानी विरह की उत्पत्ति होती है। और यह विरह वर्णन तो हिंदी साहित्य का एक ऐसा विरह वर्णन है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नागमती राजा रतन सेन की पहली रानी थी। जब हीरामन तोते से पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनकर रतन सेन सिंगल द्वीप गया, तो नागमती विरह व्यथा से पीड़ित रहने लगी। वह रात दिन प्रियतम के वापस आने का मार्ग देखती रही। इस प्रसंग में जायसी ने नागमती के विरह वर्णन को मार्मिकता प्रदान की है। जैसे नागमती चित उर पतहेरा, प्यू जो गए पुनि किन्हन फेरा, नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर प्यू सो मोसो हरा, प्यू वियोग अस बाउर ज्यूं, पपीहा नीति बोले प्यू प्यू, अधिक काम दाधे सो रामा, हरि लेई सुवा गाऊ प्यू नामा, विरह बान तस लागन डोली, रकत पसीज बीजी गई चोली, सूखा हिया हार भा पारी, हर हर प्राण तजे सब भारी। इस प्रकार से यानी नागमती विरह क्रंदन करती है। नागमती अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती रही। इस प्रतीक्षा में काफ़ी समय लग गया। जायसी ने इस लंबी अवधि का सुंदर चित्रण किया है तथा नागमती को विरह वेदना से किस प्रकार से दिखाया। देखिए, रोई गंवाए बाहर मासा, सहज सहस दुख एक एक सासा, तिल तिल बरख बरख परिजाई, पहर पहर जुग जुग नसिराई, सो नहीं आवे रूप मुरारी, जा सो पाव सुहाग सुनारी, सांझ भये झूरी झूरी पत हेरा, कौन सी घिरी करे क्यों फेरा, जे ही पंखी के नीर हुई, कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी, तरवर हुई निपात। तो इस प्रकार से ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में यानी पेड़ों पर भी और पक्षियों पर भी यानी विरह का असर होता है। जैसे नागमती यानी किसी पक्षी को पूछती है कि मेरे प्रियतम को आपने कहीं देखा है। जहीं पंखी के नीर हुए, जिस पक्षी के पास में भी वो अपने पति के बारे में पूछती है, कहे विरह की बात, अपने विरह की चर्चा किसी पक्षी के पास में करती है, सोई पंखी जाई जरी,
तो मलिक मोहम्मद जायसी वर्णन करते हुए कहते हैं कि मारवणी के इसके नागमती के विरह से जो विरह की ज्वाला जल रही थी, उससे यानी पंखी के पक्षी के पक्ष जल गए, तरवर हुई निपात, और उसके विरह को यानी वृक्षों ने भी सहन नहीं किया, और उसके पत्ते भी निपात हो गए, यानी उसके पत्ते भी झड़ने लगे। तो इसमें यानी बहुत ही विरह वेदना का यह उदाहरण इसमें हम देख सकते हैं। और इसी के तरह अगर हम देखेंगे प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप, तो इसमें यानी संयोग के समय में नागमती को जो सभी वस्तुएं अच्छी लगती थी, आज वो ही वस्तुएं नागमती को बहुत बुरी लगती हैं। जैसे नागमती जब विरह व्यथा के कारण विलाप करने लगी, तो तब प्रकृति भी उसकी सहभागिनी बनकर अपनी व्यथा प्रकट करने लगी। इस प्रकार जायसी ने विरह वर्णन की तीव्रतम अनुभूति के लिए प्रकृति पर सचेतना का आरोप भी किया है। यद्यपि इस तरह के वर्णन में कुछ ऊहा भी है, परंतु इससे नायिका के विरह संताप का अधिक्य मार्मिकता से व्यक्त हुआ है। जैसे कुहू की जस कोई द रोई, रखत आंसू घुंघुची बन बोई, बहे कुरमुखी नैन रतन तन राती, को से राव विरह दुख पाती, जह जह ठांडी होई बनवासी, वह वह होई घुंघुची की राशि, बूंद बूंद बही जानू ज्यूं, गुंजा गुंजी करे पीऊ पीऊ, नहीं पावस ओहि देसरा, नहीं हेमंत बसंत, ना कोकिल ना पपीहरा, जे ही सुनी आवे कंत। तो इसी प्रकार से उन्होंने प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप भी अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। जो संयोग के समय में वस्तुएं अच्छी लगती थी और जो पात्र का साथ देती थी, आज वो ही यानी प्रकृति की स्थिति भी ऐसी दुर्दनीय होगी जैसे पात्र की। अगर हम इसको देखें बारहमासा वर्णन में, तो विरह वर्णन के अंतर्गत ऋतु वर्णन या बारहमासा वर्णन की काव्य परंपरा रही है। जायसी ने भी नागमती के वियोग वर्णन में इस परंपरा का आश्रय लिया है और 12 महीनों की प्रकृति को नायिका के लिए संतापकारी चित्रित किया है। विरहणी के लिए बसंत ऋतु अथवा वर्षा ऋतु अधिक संताप देने वाली होती है। वर्षा ऋतु से पहले ही सभी प्रवासी जन अपने अपने प्रियात्माओं के पास आ जाते हैं, लेकिन जिनके प्रियतम घर नहीं आ पाते, वे नायिकाएं बादलों की गर्जना तथा बिजली की चमक से अति भयभीत रहती हैं। जायसी ने 12 मासा वर्णन में इसी तरह की विरह व्यथा अंकित की है। जैसे सावन बरस मेह अति पानी, भरनी परी हो विरह जुरानी, लागू लाग पुन वसु पीऊन देखा, बही बावरी कंत कह कंत सरेखा, लाग्यू माघ परे अब पाला, बिरह काल बह्यों जड़काला, पहल पहल तन रुई झांपे, हरी हरी अधिको ही कांपे। तो इस प्रकार से उसने हेमंत ऋतु का, शिशिर ऋतु का, बसंत ऋतु का और चैत्र ऋतु आदि यानी 12 मासों के साथ में यानी विरह के साथ में इसका वर्णन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रत्येक मास और ऋतु के क्रम से नायक का विरह व्यथा भोगती रहती है और प्रियतम का स्मरण करती रहती है। इस तरह जायसी ने नागमती के विरह वर्णन में विरह दशाओं का भी स्वाभाविक वर्णन किया है। अब इस अगर व्याख्यान इस जो मैंने आपको विरह वर्णन का जो मोटी मोटी बातें बताई, इसको अगर संक्षेप रूप में देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि जायसी ने पद्मावत में लौकिक प्रेम का जो चित्रण किया है, उसके अंतर्गत विरह व्यथा का सुंदर समावेश हुआ है। पद्मावती और नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने मनोवैज्ञानिक स्थितियों का भी ध्यान रखा है और कुछ स्थलों पर ऊहा होते हुए प्रकृति को विरह व्यथा के उद्दीपन में सहभागिनी बतलाया है। इस संबंध में डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय का कथन द्रष्टव्य है। इसमें प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर समन्वय है। यद्यपि प्रधानता वियोग की है, नागमती का एकांकी विरह तथा रतन सेन व पद्मावती का उभय पक्षीय विरह यद्यपि अत्युक्तियों से परिपूर्ण है, तथापि यह अत्यंत मार्मिक है एवं सूफी मत के अनुसार इसकी प्रभावशाली अभिव्यक्ति हुई है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने आपको विरह वर्णन, जायसी का विरह वर्णन जो हिंदी साहित्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी मैंने पहले बताया कि विरह वर्णन अगर हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध है तो मीराबाई का विरह वर्णन है या नागमती का विरह वर्णन, और आधुनिक काल में इसको देखा जाए तो आधुनिक काल में यानी महादेव वर्मा का विरह वर्णन भी हिंदी साहित्य में बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो विरह वर्णन के दौरान यानी इनके पात्रों में किस प्रकार से विरह की उत्पत्ति हुई और
उन्होंने किस प्रकार से विरह का सामना करके यानी पात्र से संयोग मिला। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैंने चित्तौड़गढ़ का राणा रतन सेन, सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़गढ़ के राणा रतन सेन की पहली रानी नागमती का विरह आपको बताया, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में इतना ही, बस, धन्यवाद।